कक्षा 10 में हमारा पाठ 5 लोकतंत्र चल रहा था बच्चों, और इसमें हमें लास्ट पॉइंट पढ़ना है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। और इसमें ऑलरेडी हम 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, तीसरे में लोकतंत्र के गुण और चौथे में लोकतंत्र के दोष पढ़ चुके हैं। और लास्ट हमारा इस पार्ट का पॉइंट है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो अगर आप वो चारों वीडियो देख चुके हैं तो ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं देखा आपने तो प्लीज़ वो पहले आप देख लीजिए और ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएगा। पहला जो है शांति तथा व्यवस्था, यानी सफल बनाने के लिए लोकतंत्र को क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए। जिस देश में बच्चों शांति और व्यवस्था रहती है, लोकतंत्र क्या कोई भी शासन व्यवस्था वहाँ पर सफल ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश में अशांति और अव्यवस्था यानी युद्ध की स्थिति, हमारे यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अगर युद्ध की स्थिति बनती है या गृह युद्ध की बनती है या क्रांति की बनती है, तो क्या वहाँ पर शासन जो है, लोकतंत्र जो है वो सफल रहेगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ पर जो है लोकतंत्र असफल हो जाएगा। तो शांति और व्यवस्था बने रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। यहाँ सुदृढ़ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ मात्रा थोड़ी अलग आती है। जो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है हमारी, वो सुदृढ़ होनी चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और अभी कोरोना काल चल रहा है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि कोरोना काल ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है ना, अव्यवस्थित कर दिया है। तो अगर सुदृढ़ हमारी अर्थव्यवस्था होगी, है ना, तो सभी जितने भी पढ़े लिखे हैं और जितने भी लोग हैं, जनता है, उनको अर्थव्यवस्था से जो है वो विकास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी तो लोकतंत्र जो है वो अपने आप सफल होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक समानता की स्थापना। यानी आर्थिक समानता पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ बच्चों। जिस देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो आर्थिक समानता कहलाती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर अमीर नहीं होंगे या गरीब नहीं होंगे, बिल्कुल होते हैं बच्चों। लेकिन अमीर और गरीब में ये है कि उनके बीच की खाई, ऐसा नहीं है कि देश में ऐसी व्यवस्था है कि अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता यानी दोनों को ही विकास करने के अवसर मिलने चाहिए, तो वो लोकतंत्र जो है वो सफल होगा। अगला है चौथा सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय समझ लीजिए बच्चों, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय कहलाता है। और हमारे संविधान में भी सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। तो हमारे देश में जो है वो ये बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है जो पूरे लोकतंत्र को सफल बनाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा शिक्षित और जागरूक जनता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। ये पिछले दोष में भी हमने देखा है कि जनता जो है वो उदासीन हो जाती है ना, या शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, तो फिर हमारे मतदान में यानी वोट करने में या हमारा जो मतलब सरकार है उसे बनाने में जो है वो उनकी भागीदारी नहीं हो पाती और गलत लोग जो हैं वो चुने जाते हैं। तो शिक्षित और जागरूक जनता जो है जो वोट देने आएगी तो अपने आप हमारा लोकतंत्र जो है वो सफल होगा। छठा पॉइंट है बच्चों जनमत का निर्माण। जनमत किसे कहते हैं? जनमत निर्माण के साधन कौन कौन से होते हैं? छोटा पॉइंट बन सकता है। जनमत निर्माण का जो साधन है बच्चों वो है हमारा मीडिया है, और हमारा जो दूरदर्शन है, हमारा जो अखबार है यानी प्रिंट मीडिया है, ये सभी जनमत निर्माण के यानी साहित्य है, रेडियो है, सिनेमा है, दूरदर्शन है, टीवी पे आप जो भी देखते हैं वो सब जनमत का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? यानी जनमत के साधन है वो, और कैसे करते हैं जनमत का? आप सुबह उठते ही अखबार देखिए, अखबार में जिस प्रकार की न्यूज़ आती है हम उसी प्रकार सोचने लगते हैं, है ना, तो वो अपने आप जनमत बन रहा है। यानी विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकार के प्रति हमारे जो विचार हैं वो उन साधनों के माध्यम से बनते हैं। तो जनमत का निर्माण जब अब सही दिशा में होता है तो लोकतंत्र जो है वो अपने आप सफल होता है। सातवां पॉइंट है बच्चों नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। इसमें हमारे जो नागरिक हैं, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र गुणों में देखा था हमने, अगर हमारे नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र अच्छा है ना नागरिकों का, तो अपने आप
जो है वो लोकतंत्र जो है वो सफल होता है, ठीक है ना। यानी हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, और नेता भी जो होते हैं वो अगर अच्छे हैं, अच्छे नेतृत्व है, तो वो सबके हित का काम करते हैं, यानी ऐसी योजनाएं लाते हैं जो सभी के लिए अच्छी होती है। 8वां है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि ये दूसरे पार्ट में, दूसरे टॉपिक में भी आता है। विकेंद्रीकरण, जो ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक के हाथ में अगर ये त्रिभुज हम उल्टा कर देंगे तो वो केंद्रीकरण कहलाएगा, और ये त्रिभुज जो सीधा है इसे विकेंद्रीकरण कहेंगे। यानी सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार की शक्तियाँ राज्य सरकार में बढ़ती है, राज्य सरकार से स्थानीय स्वशासन में बढ़ती है। और इस टॉपिक को हम फिर और किसी वीडियो में ले लेंगे जो अच्छे से समझा दूंगी मैं। तो विकेंद्रीकरण यानी सारी जो शक्तियाँ हैं हमारे देश की वो इस तरह से बढ़ जाती है और गाँवों तक पहुँचती है, तो गाँव के लोग भी इस सरकार में जो है वो भूमिका निभाते हैं। यानी आपकी ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ, जिला परिषद जो है वो सभी स्थानीय स्वशासन। 9वां पॉइंट है हमारा बच्चों नागरिक स्वतंत्रताएं। इसमें लोकतंत्र में सीमित शासन के सिद्धांत को माना गया है। सीमित शासन का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए आप। नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है लोकतंत्र में, यानी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें विचार व्यक्त करने के स्वतंत्रताएं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, अपने बात को, अपनी मांग को रखने के अनेक तरीके हैं, जिसमें जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आती है। लेकिन ये सब जो हैं, जितनी भी बातें हैं बच्चों, शांतिपूर्वक होना चाहिए, यानी देश के शांति बनाए रखने के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ जो है अभद्र व्यवहार करें, है ना। तो ये सीमित शासन का सिद्धांत कहलाता है, और नागरिक स्वतंत्रताएं इसमें दी जाती है ताकि लोकतंत्र जो है वो सफल हो। 10वां पॉइंट है हमारा लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। हमारा संविधान लिखित है बच्चों, तो संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नई सरकार बनती है, तो स्पष्ट होगी, तो संविधान के अनुसार चला जाएगा ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई भी राजनीतिक दल जो है इसका फायदा ना उठा पाए, और ऐसा हमारे संविधान में है भी सही। लोकतांत्रिक परंपराओं का आशय जो है वो उन आचरणों, नियमों, व्यवस्थाओं से है जो सभी दल सहमति से करें, यानी किसी भी दल की सरकार बने बच्चों, तो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार होना चाहिए, यानी जो परंपराएं आई है, जो आचरण, नियम और व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा वैसी ही बनी रहें, यानी हमारे देश का जो शासन है उसका गौरव हमेशा बना रहे। इसलिए हमारा जो संविधान है वो लिखित यानी लिखा हुआ है, और हमारी परंपराएं जो हैं वो श्रेष्ठ परंपराएं हैं। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। हमारा जो संविधान है, यानी लोकतंत्र में, संविधान में हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया है। मतलब सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, जो मैंने केंद्र सरकार वाले पार्ट में पढ़ाए हैं, आप देखना उसमें क्या लिखा गया है कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तो एक दूसरे पर निर्भर है बहुत सारी बातों में, लेकिन न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। वो क्यों? क्योंकि न्याय हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए बच्चों, दबाव में कभी भी न्याय नहीं होना चाहिए। तो कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों, है ना, कानूनों को पालन करने में अगर त्रुटि होती है तो न्यायपालिका जो है वो उन पर दबाव बना सकती है, और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए अवैध कानूनों को भी रोक सकती है ना। तो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, जो लोकतंत्र को सफल बनाए। 12वां है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। जितने भी जो नेता होते हैं, यानी जनप्रतिनिधि होते हैं, वो तो कानून बनाते हैं, है ना, लेकिन उसे लागू करने वाला कर्मचारी तंत्र होता है बच्चों। जितने भी कर्मचारी होते हैं वो अगर योग्य हैं, निष्पक्ष हैं, तो जितने भी जनता के प्रति जो योजनाएं हैं वो बहुत बेहतर तरीके से लागू होती है और हर व्यक्ति तक पहुंच पाती है। तो योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र जो होता है वो लोकतंत्र को सफल बनाता है। 13वां पॉइंट है बच्चों स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। हम जानते हैं कि देश में जब लोकतंत्र होता है तो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, तो दल जो हैं वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, वो राष्ट्र के हित के लिए देखने चाहिए। तो ऐसे अच्छे दल होने चाहिए जो देश के हित के लिए काम करें, है ना, एक अच्छी राजनीति करें, तभी जो लोकतंत्र है वो सफल होगा।
योग्य व निष्ठावान राजनेता, जो लीडर होते हैं हमारे, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, वो हमेशा देश को आगे बढ़ाना, है ना, लोकतंत्र के अनुसार, उनके आदर्शों के अनुसार देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाले, है ना, और अच्छी राजनीति करने वाले निष्ठावान योग्य राजनेता होते हैं, तो वो लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। 15वां है बच्चों, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। हमारी जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो सार्वजनिक हित की होनी चाहिए, यानी किसानों को, मजदूरों को, कृषि, उद्योग, सबके लिए जो है वो योजनाएं, मतलब जो भी सरकार बने वो जनता के लिए ही बनती है, तो विभिन्न योजनाएं जो हैं वो सार्वजनिक हित में हो तो लोकतंत्र सफल होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, यानी देश के इतने ऐसे आधारभूत, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों कि जो आधारभूत मामले हैं, जैसे विदेशी मामले हैं, रक्षा के मामले हैं, है ना, तो अगर वो उनमें सहमति विभिन्न राजनीतिक दलों की हो जाएगी, है ना, बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दल में अगर सहमति है तो लोकतंत्र बहुत अच्छे से चलेगा बच्चों। उम्मीद है आपको ये 16 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, खूब पढ़ो।